और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज बहुत बड़ा दिन था। वो नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के चुनावी नतीजों पर भी नजर रख रहे थे और दुनिया के 29 देशों के विदेश मंत्रियों से भी संवाद कर रहे थे। वो अपने वोटर की नब्ज भी देख रहे थे और साथ ही इंटरनेशनल फोरम पर रूस यूक्रेन का युद्ध रोकने की भी कोशिश कर रहे थे। मोदी ने रूस यूक्रेन की जंग पर अमेरिका, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों को एक साथ बिठाकर डिप्लोमेसी और डायलॉग करने की सलाह दी। G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में नरेंद्र मोदी ने दुनिया के उन गरीब और विकासशील देशों की बात की जो इस जंग की वजह से बहुत पीछे चले गए हैं, कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की ग्लोबल लीडरशिप पर हमारी ये अगली रिपोर्ट देखिए। मोदी की मुरीद क्यों हुई राहुल के ननिहाल की प्रधानमंत्री? Not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think is the most loved one of all around the world. मोदी को दुनिया का बहुत बड़ा नेता क्यों बता रही हैं इटली की प्रधानमंत्री? I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. न कोई केंद्र सरकार की मंत्री हैं और न ही कोई बीजेपी के कार्यकर्ता। यह है इटली की नई प्रधानमंत्री, नाम है जॉर्जिया मेलोनी, जो अपनी पहली भारत यात्रा पर आई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर रही हैं। वजह है नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, जो इन अप्रूवल रेटिंग्स में दिख रही है। दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की लोकप्रियता देखिए। अमेरिका के जो बाइडेन को 42%, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो को 39%, जर्मनी के ओलाफ शॉल्ज को 36%, यूके के ऋषि सुनक को 32% और फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों को उनके देश के 28% लोग पसंद करते हैं। जबकि नरेंद्र मोदी को भारत में 78% लोग पसंद करते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को भी उनके देश में सिर्फ 54% लोग ही पसंद करते हैं। इसीलिए तो इटली की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भर भर कर तारीफ कर रही हैं। Prime Minister Modi knows that he can rely on us, on our cooperation, full round support for the upcoming G20 Indian Summit, G20 Summit. They can rely on Italy, on our government to further enhance our relations. I firmly believe that there's a lot that we can do together, and I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. दुनिया इस वक्त रूस और यूक्रेन के युद्ध से जूझ रही है। दुनिया को यह समझ में नहीं आ रहा कि यह युद्ध कब खत्म होगा। युद्ध खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। युद्ध की वजह से दुनिया में खाने का संकट पैदा हो गया है। दुनिया में एनर्जी या ईंधन का भी क्राइसिस है। फर्टिलाइजर नहीं है, जिनकी वजह से अगले साल भी खाद्य संकट होना तय है। विकासशील देश कर्ज के जाल में डूबते जा रहे हैं। दुनिया की एक बड़ी आबादी गरीब हो रही है। दुनिया भी चाहती है कि जल्द से जल्द यह युद्ध खत्म हो, और रूस और यूक्रेन का यह युद्ध खत्म करवाने वाली उम्मीद का नाम है नरेंद्र मोदी। मोदी ने यह साफ कर दिया है कि विवाद वॉर से नहीं, डायलॉग और डिप्लोमेसी से सुलझाए जाते हैं। यूक्रेन संघर्ष के शुरुआत से ही भारत ने यह स्पष्ट किया है कि इस विवाद को केवल डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ही सुलझाया जा सकता है, और भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। और इसके लिए भारत के पास है दुनिया का सबसे बड़ा मंच, यानी G20 की अध्यक्षता।
भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक मंच सजा था। G20 के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन था, जिसमें सभी G20 देश आए थे। भारत ने 9 मेहमान देशों के विदेश मंत्रियों को भी बुलाया था। इस सम्मेलन में कुल 27 देशों के विदेश मंत्रियों ने शिरकत की। साउथ कोरिया और जापान ने अपने जूनियर मंत्री भेजे थे। इसके अलावा दुनिया भर की 13 अलग अलग संस्थाओं के भी प्रतिनिधि आए थे। G20 देशों की अध्यक्षता में यह अब तक का विदेश मंत्रियों का सबसे बड़ा सम्मेलन था। एक ही मंच के नीचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव भी थे, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी और चीन के विदेश मंत्री किन गैंग भी, और सामने अध्यक्षता कर रहे थे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। दुनिया के इन बड़े बड़े देशों को भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही मंत्र दिया है कि सारे मतभेद भुलाकर दुनिया के बारे में सोचना शुरू कर दो, क्योंकि इन तनावों से बहुत से गरीब देश पिस रहे हैं। The experience of the last few years, financial crisis, climate change, pandemic, terrorism, and wars clearly shows that global governance has failed in both its mandates. We must also admit that the tragic consequences of this failure are being faced most of all by the developing countries. After years of progress, we are at risk today of moving back on the sustainable development goals. Many developing countries are struggling with unsustainable debt while trying to ensure food and energy security for their people. इस G20 के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े देशों को सीधे सीधे यह बता दिया कि अब स्वार्थी नहीं बल्कि दूसरे देशों के बारे में सोचने का समय आ गया है। मोदी ने कहा, दुनिया के बड़े देश गरीब देशों के बारे में भी सोचें। युद्ध से सबसे ज्यादा विकासशील देश प्रभावित हुए हैं और यही देश अब कर्ज में डूबे हुए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज सुनना भी जरूरी है। ग्लोबल साउथ का मतलब हुआ यह देश। दुनिया को जब हम नॉर्थ और साउथ यानी 2 हिस्सों में तोड़ते हैं तो कुछ ऐसा नक्शा मिलता है। गौर कीजिए, जो ग्लोबल नॉर्थ के देश हैं यानी पूरा यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और एशिया का ऊपरी हिस्सा, ये धनवान देश हैं, जबकि ग्लोबल साउथ में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के देश शामिल हैं और ये सब के सब या तो गरीब हैं या विकासशील हैं। इसी ग्लोबल साउथ की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की। भारत कोशिश कर रहा है कि इन मुश्किल हालात में दुनिया को एक नया पर्सपेक्टिव दिखा सके। यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया बटी हुई है। कोविड महामारी की वजह से पहले ही दुनिया संकट में चल रही थी और फिर रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। भारत इस तनाव के बीच दुनिया को अलग दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा है और दुनिया के देशों को लग भी रहा है कि भारत उन्हें लीड कर सकता है। Now that India has the presidency of the G20, because I think that India can very well represent, in terms of even of leadership, represent the requirements of the countries of the global south. And we definitely do want to give a helping hand along this process to India. Prime Minister Modi knows very well Italy's position, which is giving full support to the territorial integrity of Ukraine, and we both hope that India, having the presidency of the G20, may play a central role in facilitating a negotiating process for the cessation of hostilities for a just peace. I think India is doing a great effort to bring us together, to do the most, to allow us to express all points of view. And I hope that we will all be united around peace and, once again,
peace and justice, peace within the principles of the United Nations Charter. G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत ने यही कोशिश की थी। बैठक शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के इन बड़े-बड़े देशों के मंत्रियों को बता दिया था कि दुनिया बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर के क्राइसिस से सभी देश प्रभावित हुए हैं। विकासशील देशों पर इनका विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हमने इस बारे में अपनी साझा चिंता व्यक्त की। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमने संयुक्त प्रयासों पर बल दिया। भारत की G20 अध्यक्षता में भी हम इस विषय को प्राथमिकता दे रहे हैं। भारत रूस और यूक्रेन के युद्ध को यहीं से खत्म करना चाहता था और इस G20 की मीटिंग से भारत ने यह कोशिश की भी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। यह G20 की विदेश मंत्रियों की मीटिंग से निकला आउटकम डॉक्यूमेंट है, यानी इस दस्तावेज में बताया गया है कि G20 की मीटिंग में किन किन मुद्दों पर क्या चर्चा हुई और क्या बात बनी। लेकिन इस डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ 3 और 4 पर बात नहीं बनी। इसीलिए सबसे ऊपर लिख दिया गया है कि G20 देशों के सारे विदेश मंत्री पैराग्राफ 1, 2 और पैराग्राफ 5 से लेकर 24 तक सहमत हैं। इस पैराग्राफ 3 और 4 में रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में लिखा हुआ है कि यूक्रेन के युद्ध ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। ज्यादातर देशों ने यूक्रेन में हो रहे इस युद्ध की कड़ी निंदा की। इसकी वजह से दुनिया का विकास रुक गया, महंगाई बढ़ गई, सप्लाई चेन और एनर्जी क्राइसिस हो गया। पैराग्राफ नंबर 4 में यह भी लिखा है कि यह युद्ध का युग नहीं है। India has been saying this very strongly for pretty much close to a year, that this is affecting. In fact, today in my own session, I actually used the word saying for much of the global south, this is a make or break issue. That the costs of fuel, the costs of food, the cost of fertilizer, the availability of fertilizer, which means next year's food, these are all extremely pressing issues. And if you see some of the countries who were already struggling with debt, who were already impacted by the pandemic, for them this conflict, the knock-on effects of this conflict coming on top of that has been really, damaging is a very, very mild word. अब क्या हुआ है कि बाली के बाद अभी जो है दुनिया में काफ़ी कुछ घटनाएं हुई हैं। अब जो G20 के सदस्य जो हैं, जो इस मुद्दे के साथ जो जुड़े हुए हैं, उनके इस मामले में अलग अलग विचार हैं। और हम जो हैं इस बार उनके विचार उनके बीच में इतना गैप था कि हम लोगों ने प्रयास तो की, पर प्रयास के बावजूद हम जो है इस समय सहमति बना नहीं पाए। यानी भारत ने युद्ध खत्म करने की कोशिश तो की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। इन दोनों पैराग्राफ पर रूस और चीन सहमत नहीं हुए। रूस का कहना है कि इस युद्ध के लिए पश्चिमी देश कई सालों से तैयारी कर रहे थे, इसीलिए वो यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव की बात की है। यह भी कहा है कि हम अलग थलग नहीं हुए, बल्कि पश्चिमी देश अलग पड़ गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।